कराची गर्ल प्राइमरी स्कूल की ये वीडियो तेजी से वायरल। डिलीट होने से पहले एक दफा लाजमी देखें। हमेशा की तरह मैं सबसे पहले स्कूल पहुंच गई थी। स्टाफ में से कोई भी मौजूद नहीं था। इक्का दुक्का लड़कियां अपनी क्लासों की तरफ जा रही थी। मेरे शोहर मुझे स्कूल छोड़ते हुए अपने दफ्तर जाते थे। उनका दफ्तर काफी दूर था, इसलिए वो जल्दी निकलते तो मुझे भी स्कूल छोड़ देते थे। मैं स्टाफ रूम की तरफ जाने लगी ताकि बुर्का उतार सकूं, मगर अचानक ही मेरे पेट में दर्द उठने लगा और मुझे ख्याल आया कि मैंने तो जरूरत का सामान ही नहीं लिया है। दरअसल मेरे खास दिन शुरू होने वाले थे और मैं ये बात भूल गई थी। वो तो शुक्र था कि मेरे बैग में जरूरत का सामान मौजूद था। मैंने जल्दी से बैग से सामान निकाला। अभी स्कूल में कोई भी नहीं आया था। टीचर्स वॉशरूम काफी दूर था, इसलिए मैं बच्चों वाला वॉशरूम में पहुंच गई ताकि ये मसला किसी तरह हल हो। मुझे डर था कहीं मेरे कपड़े खराब ना हो जाए, क्योंकि ऐसे में बड़ी परेशानी होती है। लेकिन वॉशरूम में जाकर तो मेरे होश ही उड़ गए। जो मंजर मैंने देखा, मेरी चीखें सारे स्कूल में गूंजने लगी। मैं फौरन उल्टे कदमों वॉशरूम से बाहर निकली थी। इतने में ही दूसरे टीचर्स और प्रिंसिपल भी आ गए, क्योंकि स्कूल लगने का वक्त हो चुका था। मेरी ऐसी हालत देखकर प्रिंसिपल साहिबा पूछने लगी, क्या बात है मैम, क्या आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मैंने परेशानी के आलम में उन्हें बताया कि मैंने ये मंजर देखा है, तो वो एकदम ही हक्का बक्का हो गई। दूसरी टीचर्स भी हैरत और परेशानी से मुझे देखने लगी, क्योंकि ये गर्ल्स स्कूल था और इसके वॉशरूम में इस तरह का मामला होना नहायत संगीन बात थी। प्रिंसिपल फौरन ही खुद वॉशरूम की तरफ बढ़ी और थोड़ी देर में नाक पर कपड़ा रखे वापस बाहर आ गई। स्कूल में काम करने वाली मासियां आ चुकी थी। प्रिंसिपल साहिबा ने फौरन उन्हें बुलाया और उनसे कहा कि जाओ अंदर मौजूदा बच्ची को उठाकर स्टाफ रूम में पहुंचाओ। दोनों बड़ी मुश्किल से इस बेहोश बच्ची को उठाकर स्टाफ रूम में पहुंच गई थी, जो वॉशरूम में बेहोश पड़ी थी और उसका सारा यूनिफॉर्म खून आलूदा हो चुका था। प्रिंसिपल साहिबा के पीछे ही कुछ टीचर्स पहुंच गई थी। बाकी टीचर्स को प्रिंसिपल साहिबा ने हिदायत की थी कि आप स्कूल के दूसरे तुलबा को देखें, ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। लड़कियों के वॉशरूम को भी ताला लगवा दिया गया था। प्रिंसिपल साहिबा बच्ची को होश दिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन शायद खून बहुत ज्यादा बह चुका था। मेरा ख्याल था कि हमें इस बच्ची को अस्पताल लेकर जाना चाहिए था, लेकिन प्रिंसिपल साहिबा बहुत ज्यादा खौफ खा रही थी, क्योंकि ये बात कोई मामूली नहीं थी। पुलिस केस बन सकता था और स्कूल की बदनामी भी होती। सारा मामला प्रिंसिपल साहिबा पर आकर उठता और हर तफ्तीश का जवाब उन्हें देना पड़ता। इसलिए वो इस मामले को अंदर ही अंदर दबाना चाह रही थी। फिर उन्होंने अपनी एक जानने वाली डॉक्टर को फोन करके बुलाया और उसने आकर बच्ची का चेकअप किया तो कहने लगी इसकी जान को खतरा है, इसे फौरन अस्पताल लेकर जाना चाहिए। अगर ये जल्दी होश में ना आई तो मुझे डर है कि ये कोमा में जा सकती है। डॉक्टर्स ने तो पूरी तरह ही हमें डरा दिया था। मैंने प्रिंसिपल साहिबा से कहा कि ज्यादा देर ना करें, किसी करीबी अस्पताल ले चलें। बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। मैं खुद 3 बेटियों की माँ थी, इसलिए इसी बच्ची की यह हालत देखकर मेरा दिल कांप रहा था। फिर मैं प्रिंसिपल साहिबा के साथ उस बच्ची को लेकर अस्पताल भागी। मैंने उसके हाथों में हाथ लिया और फिर वो लोग उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले गए। प्रिंसिपल साहिबा मुझे गौर से देखते हुए कहने लगी, ये बच्ची आपकी क्लास में पढ़ती है ना? क्या आपको मालूम है कि ये कब से चल रहा है? ये एक दिन की बात तो नहीं हो सकती। प्रिंसिपल साहिबा की बात पर मैं खामोश हो गई, क्योंकि ये एक दिन की बात तो नहीं हो सकती। काफी दिनों से मैं बहुत कुछ देख रही थी और महसूस भी कर रही थी, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि बात इतनी ज्यादा आगे जाएगी। कुछ ही देर गुजरी थी कि प्रिंसिपल साहिबा के पास स्कूल से फोन आ गया। सीनियर टीचर्स बता रही थी कि स्कूल की बच्चियों में ये बात फैल चुकी है। लाख छुपाने के बावजूद भी वो सरगोशियों में यही बातें कर रही है और अब उन्हें डर है कि ये बात बाहर लीक ना हो जाए। साथ ही वो बच्ची की खैर खैरियत भी पूछ रही थी। प्रिंसिपल साहिबा के तो पसीने छूट रहे थे, क्योंकि बच्ची स्कूल यूनिफॉर्म में थी और जो कुछ भी हुआ था वो स्कूल की 4 दीवारी के अंदर ही हुआ था।
اس لیے ان کی جان اٹک رہی تھی کہ وہ ایک بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ کسی طرح اس معاملے کو یہی ختم کر دو، اس بچی کے گھر والوں کو بلاؤ اور انہیں برا بلا کہہ کر اس بچی کو ان کے آسرے چھوڑ دو۔ ہم واپس اسکول چلے جائیں گے، پھر یہ قصہ یہی ختم ہو جائے گا۔ میرا دل اس بات کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن پھر بھی پرنسپل صاحبہ کے دباؤ میں آ کر میں نے اس بچی کے گھر والوں کو بلوایا۔ وہ بچی یتیم تھی، بس اس کے سر پر اس کی ماں کا سایہ تھا اور اس کی ماں میرے گھر کی صفائی کا کام کاج کیا کرتی تھی، اس لیے اسے بلانا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ مگر جب وہ اسکول آئی اور اسے سارے معاملے کا بتایا گیا تو وہ چینخ چینخ کے رونے لگی اور ہمیں ہی برا بلا کہنے لگی۔ اس کی چینخوں پر ہسپتال کے کافی لوگ جمع ہو گئے اور اس بات کا تماشا بننے لگا تو پرنسپل صاحبہ نے بڑی مشکل سے اسے خاموش کروایا اور اسے دھمکایا کہ اگر وہ چپ نہ ہوئی تو اس کی بچی کی ہی بدنامی ہوگی۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ پھر پرنسپل صاحبہ بڑے برے طریقے سے اس سے پوچھنے لگی کہ تمہاری بیٹی کیا کرتی رہی تھی، تم کیسی ماں ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا اور تمہاری بیٹی نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا۔ پرنسپل صاحبہ کے لفظوں پر اس عورت کے چہرے کا رنگ اتر گیا تھا۔ وہ بڑی حیرانی سے پرنسپل صاحبہ کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے ان سے اس لہجے اور ایسے الفاظ کی توقع نہیں تھی، لیکن پرنسپل صاحبہ بس اس کوشش میں تھی کہ کسی طرح اس معاملے کو اس کی ماں کے سر ڈالے اور خود واپس اسکول پہنچ جائے اور اس معاملے سے کنارہ اختیار کر لے، جبکہ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ میری بچی بہت ہی نیک ہے، اس نے کبھی کوئی کام غلط نہیں کیا۔ وہ تو ہم سے پوچھ رہی تھی کہ اس کی بچی کے ساتھ اسکول میں کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ اسکول کے سوا اور کہیں نہیں جاتی۔ پرنسپل صاحبہ بہت پڑھی لکھی اور تیز عورت تھی۔ خود کو اس معاملے سے نکالنے کے لیے انہوں نے اس سے کہا کہ جب تمہاری بیٹی کو ہوش آ جائے تو خود اس سے پوچھ لینا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ واپس اسکول چلو، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں اس بچی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ میری کلاس کی بہت ذہین بچی تھی اور واقعی ہی بہت نیک تھی۔ میں خود اس بات کی گواہ تھی کہ وہ بچی کتنی پاکیزہ ہے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ تو ضرور تھا۔ مگر پرنسپل صاحبہ کے حکم کے آگے میں بے بس تھی۔ یہ اسکول کا وقت تھا اور مجھے اپنی ڈیوٹی پر پہنچنا تھا، اس لیے میں اس کی ماں کو صبر کی نصیحت کرتے پرنسپل صاحبہ کے ہمراہ واپس اسکول پہنچ گئی۔ سارے ٹیچرز میں تجسس تھا کہ بچی نے کیا بتایا، لیکن جب تک ہم واپس لوٹے بچی کو ہوش نہیں آیا تھا۔ میں کلاس میں گئی تو مجھے سنائی دینے لگا، ہر لڑکی اس بچی ریدا کے کردار پر بات کر رہی تھی۔ سبھی حیران تھے اور میری طبیعت ابھی بھی نہیں سنبھلی تھی۔ واش روم کا منظر میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ 13 سالہ بچی کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ واقعی یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ جسے دبایا یا چھپایا جاتا، اس کی تو تصدیق ہونی چاہیے تھی۔ پرنسپل صاحبہ نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ اسکول میں کوئی اس بارے میں بات نہیں کرے۔ واش روم کی صفائی کروا دی گئی تھی اور جو کچھ وہاں سے ملا تھا اسے بھی ضائع کروا دیا گیا تھا۔ اسی طرح دوپہر ہوئی اور چھٹی ہو گئی۔ سب ہزاروں سوال ذہن میں لیے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، لیکن میری منزل میرا گھر نہیں بلکہ ہسپتال تھی۔ مجھے ریدا کے پاس جانا تھا۔ وہ غریب اور معصوم بچی تھی جسے اس وقت میری ضرورت تھی۔ نہ جانے اسے ہوش بھی آیا تھا یا نہیں۔ میں نے رکشہ کیا اور ہسپتال کے لیے نکل پڑی۔ سارا راستہ ریدا کا وجود میرے ذہن میں گھومتا رہا، اس کا خون آلودہ یونیفارم اور واش روم میں پڑا وہ چھوٹا سا وجود مجھے پوری طرح ہلا گیا تھا۔ میں ہسپتال پہنچی تو ریدا کی ماں نے بتایا کہ اب اس کی حالت پہلے سے بہتر ہے، لیکن آنکھیں اس نے اب بھی نہیں کھولی، اس لیے ڈاکٹر سے ملاقات بھی کی، اس لیے ڈاکٹر اسے ملاقات کرنے نہیں دے رہے۔ وہ میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی، مس حمیرہ، آپ کو تو پتا ہے میں بیوہ عورت ہوں، گھروں میں کام کر کے گزارا کرتی ہوں، بس چاہتی تھی کہ میری بچی پڑھ لکھ کر کسی قابل ہو جائے تاکہ اس کا مستقبل میری طرح برباد نہ ہو۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اسکول کی 4 دیواری میں میری بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں چونک گئی اور میں نے اس سے کہا کہ تم کیسے کہہ سکتی ہو
कि इसके साथ जो कुछ हुआ स्कूल में हुआ, ये तो कई दिनों पुरानी बात मालूम होती है। रिदा की माँ कहने लगी, क्योंकि कुछ महीनों से वो स्कूल जाने के नाम से कतराती थी। मैं जब भी स्कूल का यूनिफॉर्म धोकर इस्त्री करती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो कहती, अम्मा मेरा स्कूल में दिल नहीं लगता, मुझे स्कूल नहीं भेजा करो। जबकि पहले तो वो किसी सूरत छुट्टी के लिए तैयार नहीं होती थी। मुझे लगा कि शायद जैसे बड़ी हो रही है, पढ़ाई से उसका दिल उकता रहा है, इसलिए मैं ही उसे डांट डपट करके स्कूल भेजती थी कि पढ़ाई ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि इसके साथ स्कूल में ही कुछ गलत हुआ है। रिदा की माँ की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। स्कूल में कुछ मेल टीचर्स भी थे जो लड़कियों के साथ थोड़ी करीबी होते थे और उनके साथ तन्हाई में बातें भी किया करते थे। खासकर सर अली की तो आदत थी कि वो मौका मिलते ही किसी ना किसी लड़की से नज़दीक होकर खड़े होकर फजूल की बातें शुरू कर देते। लेकिन मैं किसी पर भी इस तरह शक नहीं कर सकती थी जब तक रिदा होश में आकर खुद से कुछ ना बताती। कुछ देर गुजरी तो मेरे घर से फ़ोन आने लगा। मेरी बेटियां स्कूल से घर पहुंच चुकी थी, मेरे लिए परेशान हो रही थी, इसलिए मैंने रिदा की माँ से इजाज़त ली और कहा कि मैं शाम को आऊँगी। फिर मैंने उनके हाथ पर कुछ पैसे रखे और अपने घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुंचकर मेरा ज़हन रिदा में ही उलझा हुआ था। शाम को मेरे शौहर दफ्तर से लौटे तो मैंने उन्हें सारा माजरा बता दिया और ये सुनकर वो हक्का बक्का रह गए। मुझसे कहने लगे कि वह बच्ची अगर तुम्हारी क्लास में पढ़ती थी तो क्या तुम्हें इतने दिनों में कुछ पता नहीं चला। मैंने अपने शौहर को बताया कि वो यतीम बच्ची थी। मैंने हमेशा से ही उसे परेशान देखा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसका हाल बहुत अजीब सा था। वो क्लास में होकर भी क्लास में नहीं होती थी, उसके मार्क्स भी ठीक नहीं आते थे, पढ़ाई में भी कमज़ोर होती जा रही थी, बस बेदिली से सारा वक्त क्लास में बैठी रहती और इस बात को मैंने बहुत ज़्यादा महसूस किया था। फिर कुछ दिन पहले उसकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी। अक्सर बैठे बैठे उसे चक्कर आते थे। वो बेंच पर सर रख दिया करती थी। मैं यही समझती रही कि घर के हालात की वजह से शायद वो कमज़ोर और नढाल हो रही है। काश कि मुझे पता होता कि इसकी परेशानी के पीछे क्या वजह है, तो मैं किसी भी तरह उसकी मदद करती, उसका साथ देती। ये मामला इस हद तक ना बिगड़ता कि आज वो जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही है। मेरे सारे काम हो चुके थे। मैंने शौहर से कहा कि मुझे अस्पताल लेकर चलें। वो मुझे अस्पताल ले गए। रिदा को होश आ चुका था। मैं फौरन उसके पास गई, उसका हाथ पकड़ा। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उससे कहा, रिदा मुझ पर भरोसा करो और मुझे बताओ ये सब कुछ कैसे हुआ और किसने किया। लेकिन बस वो फूट फूट कर रोती रही और मेरे पूछने पर भी उसने कोई जवाब ना दिया। यहाँ तक कि मैं थक हार कर वापस लौट आई। मैं चाहती थी कि पुलिस को इस मामले की खबर करूं, लेकिन रिदा की माँ इस बात के लिए राजी नहीं थी। उसे लगता था ऐसा करने से मजीद बदनामी होगी और फिर प्रिंसिपल साहिबा भी तो इस बात के हक में नहीं थी। मुझे अपनी नौकरी भी बचानी थी और मैं रिदा को इंसाफ भी दिलाना चाहती थी और उसके लिए अब मुझे ही कोई कदम उठाना था। शौहर मेरी नीयत जान चुके थे। कहने लगे, जो भी करना सोच समझ कर करना। सबसे पहले तुमने ही उस बच्ची को देखा था, इसलिए तुम भी तफ्तीश के दायरा कार में आओगी और यहाँ तो पुलिस वाले तफ्तीश के नाम पर भी जीना मुश्किल कर देते हैं। वो बार बार तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाएंगे तो तुम्हारी नौकरी पर भी असर पड़ेगा और हमारा घर भी डिस्टर्ब होगा। मेरे शौहर वही सोच रहे थे कि खुद को दूसरों के मसलों से दूर रखना चाहिए, जबकि युस्तानी होने की हैसियत से मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी स्टूडेंट को इंसाफ दिलवाऊं और ख़ासकर स्कूल के अंदर ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए कोई ना कोई कदम उठाऊं। अगली सुबह मैं सीधे प्रिंसिपल के दफ्तर में पहुंच गई और मैंने उनसे कहा कि मैडम, रिदा वाले केस को इतनी आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। उसकी माँ ने तो पुलिस में शिकायत भी नहीं की है, लेकिन हमें ये काम करना चाहिए। आखिर किसी न किसी ने तो इसके साथ ज्यादती की है और हो सकता है कि यह हरकत स्कूल में ही हुई हो। आपने खुद अपनी आंखों से इस बच्ची की हालत देखी है। उसने स्कूल के वॉशरूम में एक नामुकम्मल बच्चे को जन्म दिया है। शायद वो 2 या 3 महीने की हामला थी। अगर ऐसे में वो मर जाती तो कौन जिम्मेदार होता?
वो तो शुक्र है कि उसे होश आ गया है और अब वो पहले से बेहतर है। लेकिन अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो प्रिंसिपल साहिबा ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगी, आप एक यतीम बच्ची के लिए कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं। मैं इसकी माँ को खामोश करवा चुकी हूँ और ईदा के इलाज के लिए मैंने खुद पैसे भी भिजवाए हैं और अब इस किस्से को ख़त्म समझे और ना अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी करें। कुछ ही दिनों बाद मेरी उम्रा की फ़्लाइट है। अगर मैं पुलिस और कचहरी के मामलात में पड़ी तो उम्रा पर जाना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रिंसिपल साहिबा ने दो टोक लफ्ज़ों में अपना फैसला सुनाते हुए मुझे क्लास में जाने का हुक्म दे दिया था और मैं अपना समूह लिए क्लास में चली गई थी, जहाँ सारी लड़कियाँ मेरी मुंतज़िर थी। मैं बार बार एक एक चेहरे को देख रही थी। अगर आज रीदा थी तो कल को इनमें से कोई और भी हो सकती थी और बस यही ख्याल मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा था। मैंने लड़कियों से तन्हाई में बातचीत शुरू की। जो लड़कियां रीदा के करीब बैठी थी मैं उनसे सवाल जवाब करने लगी। सबका यही कहना था कि रीदा का रवैया कुछ दिनों से बिल्कुल बदल गया था, लेकिन असल बात क्या थी किसी को पता नहीं थी। फिर एक बच्ची जो रीदा के साथ आती चाहती थी, उसने एक ऐसी बात बताई जिसने मुझे चौंका कर रख दिया था। वो कहने लगी कि कुछ महीनों पहले इंग्लिश के सर ने रीदा को छुट्टी के वक्त स्कूल में रोका था। दरअसल रीदा इंग्लिश में काफ़ी कमज़ोर थी। उसके घर पर ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं थी कि वो ट्यूशन पढ़ सके। जब भी वो बार बार इंग्लिश का टेस्ट देती थी, इसके सर ने उससे कहा था कि छुट्टी के बाद स्कूल में रुक जाओ और फिर मैं तुम्हें समझा दूंगा। उस दिन वो मेरे साथ घर नहीं गई थी और उसके बाद से ही रिदा का रवैया बदल गया था। मुझे लगा कि शायद सर उसे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इसलिए वो मगरूर हो गई है। उसकी नज़र में मेरी कोई हैसियत नहीं रही, इसलिए मैंने भी उससे बातचीत करना ख़त्म कर दी। इतना कहकर वो बच्ची बिल्कुल खामोश हो गई थी और मेरी जान निकल गई थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि सर अली के बारे में मेरा शक इस हद तक ठीक होगा। मैंने सोचा था कि यहाँ वहाँ भटकने के बजाय सीधा अली के स्तर पर पहुंचकर उनसे सवाल जवाब करूंगी। और फिर छुट्टी के वक्त जब सारे टीचर निकल गए और मैं और सर अली स्टाफ रूम में बच गए तो मैंने उन्हें रोक लिया। वो निकलने ही लगे थे। मेरी आवाज़ सुनकर पलट आए। मैंने मुस्कुराकर उन्हें देखा और कहा कि मुझे पता चल गया है कि रिदा के साथ ज्यादती किसने की है। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर हैरत के तासुरात आ गए। कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो फिर आपको फौरन पुलिस में शिकायत करनी चाहिए, मुजरिम पकड़ा जाना चाहिए। सर अली का ये इत्मीनान देखकर मैं डगमगाई थी। अगर वो मुजरिम होते तो कभी ऐसी बात ना कहते। मैंने सख्ती से उनसे पूछा, क्या आपने आज से कुछ महीने पहले रिदा को छुट्टी के वक्त क्यों रोका था? आखिर ऐसा कौन सा काम था जो छुट्टी के बाद मुमकिन हो सकता था? मेरी बात सुनकर वो एकदम ही हक्का बक्का रह गए और कहने लगे, मिस सा मुझ पर शक कर रही हैं? क्या आपको लगता है कि मेरी रिदा के साथ मैं खामोश रही? तो वो खुद ही बोल पड़े। कहने लगे कि रिदा को इंग्लिश में काफ़ी दुश्वारी हो रही थी, इसलिए मैंने उसे छुट्टी के बाद रोका था ताकि मैं बिठाकर आराम से समझा सकूं। लेकिन इत्तेफाक से मेरी बीवी का फ़ोन आ गया। उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, वो अस्पताल में थी। आप भी जानती हैं कि कुछ महीने पहले मेरे घर बेटी हुई है। वो वही दिन था, मैं स्टाफ रूम में था कि जब बीवी का फ़ोन आया तो मैंने चौकीदार से कहा कि रिदा को कहो वो मेरा इंतज़ार ना करे, उसे वापस घर भेज दो, और खुद अस्पताल के लिए निकल गया। बस उस दिन यही बात हुई थी। आप चाहें तो रिदा से भी पूछ सकती हैं या फिर चौकीदार भी इस बात की गवाही दे सकता है। सर ने बहुत अफसोस से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि मैं लड़कियों से सिर्फ इसलिए बातचीत करता हूँ ताकि वो मुझसे सवाल जवाब करते हुए ना हिचकिचाएं, क्योंकि अक्सर लड़कियों को मेल टीचर से पढ़ना मुश्किल लगता है। अफसोस भरी नज़रों से मुझे देखते हुए वो चले गए थे और उनके जाने के बाद मैं सोच रही थी कि अगर सर हमजा ने भी यह हरकत नहीं की तो फिर किसने की। मुझे अभी उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ था, इसलिए मैं चौकीदार के पास पहुंच गई। मैंने उससे कहा कि बताओ कुछ महीने पहले रिदा के साथ क्या हुआ था। मैंने बस अंधेरे में तीर चलाया था ताकि वो सर अली की असलियत मुझे बता दे, लेकिन चौकीदार के चेहरे की रंगत ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। वो कहने लगा, बीबी जी मुझे नहीं मालूम। उसका अंदाजा बता रहा था कि उसे कुछ ना कुछ मालूम था। इसलिए मैंने सख्ती से कहा कि मैं पुलिस को इतला करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं अब सारा सच जान चुकी हूँ।
मुझे खुद हर बात पता चल गई है। मेरी बात सुनकर भी चौकीदार ने अपना मुंह ना खोला, बस यही कहता रहा कि बीबी जी हमें कुछ मालूम नहीं है, हम तो अपनी ड्यूटी करते हैं। इससे पहले कि मैं मज़ीद सवाल जवाब करती, प्रिंसिपल साहिबा वहां पहुंच गई। गुस्से से कहने लगी, मिस आपको समझ क्यों नहीं आती कि ये बात अब खत्म हो गई है। आप अपने घर जाएं, कल मेरी उम्रा की फ्लाइट है, मैं सुबह निकल रही हूँ, इसलिए मैं कोई नया तमाशा नहीं चाहती। प्रिंसिपल साहिबा ने चौकीदार को वापस भेज दिया था और उनके कहने पर मैं भी वापस अपने घर लौट आई। फिर जब शाम को मैं रिदा से मिलने गई तो मैंने उनसे कहा कि तुम मुझे बताओ उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्या सर अली तुम्हारे पास आए थे या फिर चौकीदार। मेरी बात सुनकर वो इस तरह से रोई कि जैसे मैंने उसके कोई बहुत बड़े जख्म पर नमक छिड़क दिया हो। फिर उसने वो सच्चाई मुझे बताई जिसे जानकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि ये बात तो मेरे वहम गुमान में भी नहीं थी। उसने बताया कि सर अली ने उसे रोका था, लेकिन उसकी जगह चौकीदार वहां आया था और फिर उसने तन्हाई का फायदा उठाकर बंद कमरे में उसके साथ ज्यादती की थी और उसे धमकी भी दी थी कि अगर वो ये बात किसी को बताएगी तो वो इसे जान से मार देगा। वो खौफजदा होकर खामोश हो गई, लेकिन फिर जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो उसने ये बात चौकीदार को बताई, क्योंकि अक्सर चौकीदार उसे इस्तेमाल करने लगा था। छुट्टी के बाद उसे रोक लिया करता था। चौकीदार को जब इल्म हुआ कि वो उम्मीद से हो गई है तो अपना गुनाह छुपाने के लिए उसे बहुत सारी दवाइयां खिलाने लगा। पिछले काफी दिनों से वो चौकीदार की दी हुई दवाइयां खा रही थी और खौफ के मारे बिल्कुल खामोश थी। फिर कुछ दिन उसके पेट में शदीद तकलीफ शुरू हुई और फिर 2 दिन पहले उसने स्कूल पहुंचते ही वॉशरूम में एक नामुकम्मल बच्चे को जन्म दे दिया था। अबॉर्शन की दवाइयों ने उसे इस हाल को पहुंचाया था कि वो वहीं गिरकर बेहोश हो गई थी और अगर मैं वक्त पर वहां ना पहुंचती तो शायद वो मर चुकी होती। ये सुनकर मेरी जान निकल गई थी और रिदा की वालदा भी हैरान रह गई थी। शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी किस हज़्ज़े से गुजर रही है। ये सच्चाई ही मैंने फौरन चौकीदार के बारे में पता करने की कोशिश की और ये जानकर हक्का बक्का रह गई कि चौकीदार मेरे स्कूल से निकलते ही अपने गांव के लिए रवाना हो गया था। उसे अपने पकड़े जाने का खौफ हो गया था। उसका गांव कौन सा था, वो कहां से आया था, कोई नहीं जानता था। रिदा की मां ने मुझे पुलिस को इतला ना करने दी। वो मजीद रिदा की इज्जत को दांव पर नहीं लगाना चाहती थी। मुजरिम के बारे में जानकर भी मैं कुछ नहीं कर सकी थी। प्रिंसिपल साहिबा उम्रे पर चली गई थी। मैं सोच रही थी कि क्या ऐसा उम्रा कबूल होगा। वो चाहती तो चौकीदार बहुत पहले पकड़ा जाता, लेकिन उन्होंने कोई कदम ना उठाया, बस अपने स्कूल को बचाने में लगी रही। मेरे सब वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों पर तवज्जो दें। अगर उनमें कोई तब्दीली देखें तो उनसे सवाल जवाब करें। आज के दौर में हम अपने बच्चे को किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते, इसलिए अपने बच्चों का खुद ख्याल रखें और उनके हर मामले पर नजर रखें ताकि वक्त पर ही आप अलर्ट हो सकें। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।